बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें आइंदा की हिकमत अमली बारे बातचीत की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास तलब कर रखा था और पीडीएम की तहरीक से निमटने का लाहेअमल हुकूमत की जानिब से भी तय किया गया। पीडीएम ने यह फैसला किया है कि आने वाले दिनों में कहां कहां पर जलसे किए जाएंगे और रैलियां की जाएंगी। कल का पहला एहतजाज है, नई जो वेव आने वाली है उसके बाद फिर खुजदार में भी होगा, सिंध के 2 शहरों में होगा। पंजाब की अगर बात की जाए तो सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में, लियाकत बाग में यह जलसा होगा। यह आइंदा की हिकमत अमली है और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद की जानिब जो लॉन्ग मार्च किया जाना है उसकी हतमी तारीख क्या है। बिलावल भुट्टो आज की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं थे। वजाहत पर यह बात सामने आई कि वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, जबकि मरियम नवाज साहिबा खुसूसी दावत पर पहुंची हैं। तो राना साहब से जानेंगे कि पीडीएम ने जलसे, जुलूसों और रैलियों का फैसला तो कर लिया, इस्तीफों के हवाले से फैसला क्यों नहीं हो सका, वो इल्तवा का शिकार क्यों है? राना साहब, इस्तीफों के बारे में क्या डेडलॉक है? अगर डेडलॉक है तो उसमें बुनियादी मुहर्रिकात क्या है? यासर, मैं आपको आज इनकी वो हकीकत बताता हूं जिस बुनियाद पर यह सारा मामला हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम ये किसी सूरत नहीं मान रहे थे कि हम इस्तीफों से पीछे हटें। एक इनकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आसफ अली जरदारी जो हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं और फिर बड़ी बहस व तकरार के बाद मौलाना साहब को एक नया मिशन समझ लें या मौलाना साहब को एक नई रास्ता दिखाया जाता है। फैसला ये होता है कि ये इन हाउस तब्दीली लाएंगे और इन हाउस तब्दीली के लिए 2 सूबों को और वफाक की चॉइस की जाती है। मौलाना कहते हैं जी इन हाउस तब्दीली से मुझे क्या फ़ायदा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं वर्ड्स टू वर्ड्स बता रहा हूँ। सही। मौलाना साहब कहते हैं जी इन हाउस तब्दीली से मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा इन हाउस तब्दीली से। तो फिर फैसला होता है जी सबसे पहले बलोचिस्तान के अंदर इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी और इसके लिए आसफ अली जरदारी ये कहते हैं कि उनके रूट्स मुकम्मल हो चुके हैं, उनके काम मुकम्मल है, हम इन हाउस तब्दीली लाते हैं और बलोचिस्तान के अंदर मौलाना अब्दुल वासे या मौलाना फजलुर रहमान जिसको रिकमेंड करेंगे उसको बलोचिस्तान का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। सही। मौलाना साहब वज़ीर आला बलोचिस्तान मिलने पर राज़ी हो जाते हैं और इस्तीफ़ों को फौरी देने के ऑप्शन से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी पहले बलोचिस्तान में तब्दीली लाई जाएगी, बलोचिस्तान के बाद तब्दीली का सफ़र शुरू कराया जाएगा पंजाब के अंदर। उसमें मौलाना फजलुर रहमान कुछ अपने ज़िम्मे लेते हैं कि मैं अपने पुराने चाहने वालों से मिलूंगा और आसफ अली जरदारी कहती है जी मैं मुस्लिम लीग काफ को इसमें गिराने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद वहां पंजाब के अंदर अब किसको लाया जाएगा इस पर सोचो विचार होती है। मरियम किसी सूरत में नहीं चाहती कि पंजाब में हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ की हमायत याफ्ता कोई आए। तो फिर फैसला ये होता है कि पंजाब जो है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जिनको तोड़ा जाएगा उनके जहन में होता है कि मुस्लिम लीग काफ को तोड़ लेंगे, कि उस टारगेट पे पूरा किया जाएगा और हमारे हाथ कुछ आए। मुस्लिम यहां तक कह दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ आए ना आए, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को दे दिया जाए, लेकिन इमरान खान से पंजाब को ख़त्म किया जाए। उसके बाद आ जाती है बारी वफाक की। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है तो उस मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ को भी लिया जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं जी आसफ अली जरदारी को हम ये इख्तियार देते हैं कि वफाक में तब्दीली लाएं इन हाउस और पीपल्स पार्टी में से जिसको मर्जी वज़ीर आला बना लें। और उसके बाद एक नशिस्त जो होगी हाली करवाई जाएगी किसी ज़िमनी नशिस्त पे, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुंतखब किया जाएगा और मौलाना साहब जाएंगे। लेकिन जी मौलाना साहब को मिल गई 2 चीज़ें, एक मिल गया बलोचिस्तान, एक मौलाना साहब को मिल गया वफाक में कोई, जब मुंतखब होकर जाते हैं। और फिर क्या जाता है कि 2023 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 2023 के बाद फिर मुस्लिम लीग नून मैदान में आएगी। अगर नून लीग जीतती है तो नून लीग आ जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो अच्छा, लंबी प्लानिंग कर ली। ये पूरी लंबी प्लानिंग। और मजे वाली बात यह है कि इस प्लानिंग में एक नशिस्त में मौलाना नहीं मानते, दूसरी नशिस्त में मौलाना राजी हो जाते हैं। आसफ अली जरदारी साहब को गेम प्लानर बना के सारे इख्तियार दे दिया जाता है। पंजाब के अंदर जोड़ तोड़ सारा कुछ मामला तय हो जाते हैं। कहा जाता है कि वो पंजाब में जोड़ तोड़ कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताते हैं, बलोचिस्तान में नाकामी मिलती है इन्हें, बड़ी कोशिश करते हैं, पैसों का इस्तेमाल जोड़ तोड़। आपको याद है पिछले दिनों बड़ा चलता रहा कि अगर एक वजारत बलोचिस्तान को ना दी गई तो नाराज़ हो जाएंगे, याद होगा आपको। ये सारी चलती रही। फिर पंजाब में भी बड़ा कुछ होता रहा।
तो जब इनको यहाँ से नवाब से नाकामी नज़र आती है, पंजाब में भी नाकामी नज़र आती है, चौधरी बरादरान बड़े वज़ादार आदमी है, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। तो जब नाकामी नज़र आती है तो उसके बाद वफाक में भी ये जोर तौर पे लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ इनको मिलता नहीं। तो आज के दिन तक तो मौलाना साहब इसी चीज़ पर राम है। मौलाना साहब को नहीं बताया जा रहा असल मामला क्या है। राना साहब, अगर तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, जैसे कि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था और उस पर राम कर लिया गया मौलाना साहब को, तो फिर जब आज खुसूसी दावत में मरियम नवाज को बुलाया गया तो बिलावल भुट्टो को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं उसी तरफ आता हूँ ना, फिर आपको बता रहा हूँ सारी कहानी। आप भी कहते हैं फौरी तौर पर सारी चीज़ें सामने रखते हैं, भाई उन्होंने फौरी तौर पर रखी हैं सारी चीज़ें सामने। या सर बात यह है कि जब ये चीज़ें ये चल रही थी पिछले 1 माह से, जब ये लाहौर में एक मीटिंग हुई है ना, जो बड़ी लंबी एक मीटिंग हुई है, जी जी, जो पहले 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, फिर 10 बजे जाके हुई, तो ये उसमें तय हुए थे सारे मामला। अब उन चीज़ों के बाद मौलाना फजल रहमान चाहते थे कि जो कुछ है फौरी हो जाए, फौरी हो जाए। अब जब मौलाना को नज़र आया कि यार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद मौलाना ने एक टारगेट भी मौलाना को दिया गया कि जनाब आपकी मुत्तहिदा मजलिस अमल में एक जमात थी जिसका सानिया जुम्बच है, उनके साथ एक मसलक का बड़ा गहरा तल्लक है, तो इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हुई तो कुछ जगह पे मौलाना के बंदे काम ना कर सके। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब मौलाना को नज़र आया कि भाई ये तो मेरे साथ एक गेम हो रही है, तो उसके बाद मौलाना बीच में गए, उसने कहा चलें अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती, मौलाना तीर तो निकल चुका था ना कमान से इस्तीफ़ों वाला कि अब नहीं इस्तीफ़े फौरी नहीं दिए जाएंगे, तो फिर मौलाना को कहा गया जनाब सेनेट में आपको लेके आते हैं। अब मौलाना साहब जो हैं उन्हें ये यकीन है कि मुझे सेनेट में लाने के लिए नून लीग तो किरदार अदा कर देगी, पीपल्स पार्टी मुझसे हाथ ना कर जाए। तो मौलाना अब अपना सारा जो है ना मोहब्बत वो निछावर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे। वो पीपल्स पार्टी से कुछ ना कुछ दूरी, कुछ नहीं कुछ बल्कि बहुत दूरी रख रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौमी इदारे जो है वो ज़बू हाली का शिकार हैं, जहां पर वफाकी हुकूमत ने पुलिस का निज़ाम बदलने और उसका तशख़्ख़ुस बदलने के दावे किए थे और इस हवाले से इक़दामात भी किए थे। बिल्कुल इसी तरीके से रेलवे पुलिस में भी इस्लाहात लाने की बातें होती रहीं। रेलवे पुलिस में अब तक कितनी जिद्दत आ चुकी है, इस्लाहात क्या हो चुकी हैं, तकर्रुर तबादले क्या हुए और अगर हुए तो किन बुनियादों पर हुए और उनके नताइज क्या रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है चीफ रिपोर्टर लाहौर 92 न्यूज़ हाफिज फैज अहमद साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, क्या आपको लगता है कि जो वफाकी हुकूमत है वो रेलवे पुलिस में इस्लाहात लाने में संजीदा दिखाई देती है? जी यासर, जैसे अभी आपने बात की वफाकी अदारों के ज़बों हाली का, जैसे आपने जिक्र किया, ये मैं बताता चलूँ कि जो रेलवे पुलिस के मौजूदा आईजी हैं कैप्टन रिटायर आरिफ नवाज़, वो एक सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर हैं, 2 दफ़ा पंजाब के आईजी भी रह चुके हैं और इस वक्त वो बतौर आईजी रेलवे पुलिस अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और रेलवे पुलिस की तारीख में पहली बार रेलवे पुलिस का जो उसका सारा निज़ाम है और उस हवाले से और उसको मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए, उसमें इस्लाहात लाने के लिए और उसकी तश्कील नौ के लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार करके मंजूरी के लिए वजारत रेलवे को भिजवाया है। और मेरे ज़राए का कहना है कि जो वफाकी वज़ीर रेलवे नए आए हैं मोहम्मद आज़म खान स्वाति, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि रेलवे पुलिस के जो मसाइल हैं उसको हल किया जाएगा और इसकी जो इस्लाहात लानी है उस पर भी काम किया जाएगा और वो पुर उम्मीद हैं। ये तो कोई शक नहीं, जो आपके आईजी हैं वो बड़े काबिल हैं, उन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दों को भी पकड़ा, सब कुछ किया। क्या इससे तब्दीली आ जाएगी, कोई बेहतरी आ जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने मास्टर प्लान तैयार किया है तश्कील नौ के हवाले से, मैं कहता हूँ ये पहली दफ़ा किसी आईजी जो बेशुमार यहाँ पे बड़े काबिल अफसर भी रहे हैं, लेकिन पहली मरतबा तश्कील नौ के हवाले से रेलवे पुलिस की तश्कील नौ के हवाले से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस वक्त रेलवे पुलिस में एक जो मुलाजमीन है वो बहुत, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो तमाम पुलिस, मोटरवे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उनसे भी कम है। और ये इन सिफारिशात में ये भी कहा गया कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो मोटरवे पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के बराबर की जाएं। एक इनका एक इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस का है, वो इस वक्त 60,000 से 65,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो कांस्टेबल है FIA का वो उसके बराबर तनख्वाह ले रहा है, वो 65,000 ले रहा है। हाफिज साहब, आपको भी मालूम है यहाँ पे बहुत सी मंसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया जाता है, काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन पाया तकमील को नहीं पहुंचते। तो आपके ज़राए क्या बताते हैं कि इस मास्टर प्लान पे क्या वफाकी हुकूमत अमल दरामद करने में कुछ संजीदा है? जी बिल्कुल, मेरे ज़राए का कहना है कि जो नए मिनिस्टर आए हैं मोहम्मद आज़म खान स्वाति, इनको बाकायदा रेलवे पुलिस के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। IG रेलवे पुलिस ने इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी उनको तमाम जो अपनी मुश्किलात हैं और इसमें जो रुकावटें हैं उसके मुतल्लिक़ आगाह किया, उन्हें बताया
कि हमारे इस वक्त क्या मसाइल हैं, हमारे पास नफरी काम है, क्योंकि बेशतर जो आप काम लेते हैं वो आप कांस्टेबल से लेते हैं, और इस वक्त रेलवे पुलिस में 2000 कांस्टेबल की सीटें खाली हैं। 22 में कितनी रिक्रूटमेंट की सिफारिश की गई? ये उन्होंने तो इसमें तो 541 सीटें मांगी हैं कांस्टेबल से लेके, और एएसआई की भर्ती के लिए उन्होंने 541 सीटें मांगी हैं। उन्होंने कहा फिल फॉर इस पर भर्ती की इजाज़त दी जाए ताकि जो हमारे मसाइल हैं उस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि यासर ये भी आपको पता है रेलवे एक स्टेट है पूरी, जिसके अपने हॉस्पिटल हैं, अपनी पुलिस है, अपनी कॉलेज स्कूल हैं, अपनी लैंड है और मामलात हैं। इस वक्त जो रेलवे के पुलिस का है वो ट्रेनों में भी ड्यूटी देते हैं, रेलवे तनसीबात में भी ड्यूटी देते हैं, वर्कशॉपों में भी ड्यूटी देते हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी, और जिस पर उनको हालात कुछ बदलना तो शुरू हुए हैं। रेलवे की जमीनें भी वागुजार होनी शुरू हुई हैं, नई ट्रेन्स के लिए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वैसे ही महकमा रेलवे पुलिस में जो इस्लाहात हैं, जो नया मास्टर प्लान है, उस पर अमल दरामद हो और कुछ बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया हाफिज फैज साहब इस हवाले से अपना के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और कोरोना वायरस के हवाले से उनसे बातचीत की जाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, उस जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं और वो जंग हमने मजीद कितना अरसा लड़नी है। वैक्सीन कब पाकिस्तान पहुंच जाएगी, ट्रायल उसके किस हद तक कारआमद साबित हुए, और क्या कोरोना वायरस की जो नई लहर थी उसमें कुछ नरमी देखने में आई है या फिर इजाफा वैसे ही जारी है। मजमूई तरीन सूरत हाल पे बात करने के लिए वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अगर 2 हफ्तों के पहले की बात की जाए तो 2 हफ्ते कबल हमारी जो कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने की सूरत हाल थी, अब उसमें बतदरीज कमी वाकई हुई है या फिर से इजाफा होना शुरू हुआ? मेरा ख्याल है कमी तो मैं नहीं कहूँगी, असल में हमने प्लेटो कर लिया है। उसका मतलब ये है कि हम जितने मरीज़ आ रहे हैं उतने मरीज़ सेहतयाब होकर घर भी जा रहे हैं। अगर मैं आज की तादाद आपको बताऊं तो 560 मरीज़ जो हैं आज के दिन में तशख़ीस हुए हैं, और तकरीबन 23 मरीज़ जो हैं उनकी इंतकाल हुआ है कोविड की वजह से। इसकी मैं कंपैरिजन अगर आपको मैं करूं उसके साथ, जून में जो वबा की पीक आई थी, तो जब पीक आई थी तो लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर आपको पता है कि हमारे पास 1100 मरीज़ एक दिन के अंदर अस्पतालों में दाखिल थे, 1106 मरीज़। तो अगर देखा जाए तो जो शिद्दत है उस तरह नहीं है जिस तरह जून की वेव की थी, लेकिन ये कि मुसलसल नए मरीज आए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुसलसल नए मरीज आ रहे हैं, अगर शिद्दत वो नहीं है, कम भी नहीं हुई, फिर स्कूल भी खोल दिए गए हैं, कॉलेज भी खोल दिए गए हैं, और वो जो सख्ती थी एक मास्क की वो भी बड़ी कम कर दी गई है। क्यों फिर ऐसा? देखिए, मकसद ये था कि राना साहब, स्कूल और कॉलेजेस जो उन पे हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अभी हमने 9वीं से लेके 12वीं जमात तक जो हमारा असल यूथ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी कोविड से बहुत हद तक बचा हुआ है, इन दिस सेंस के अगर लगे भी तो माशाल्लाह ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरह उसके साथ कोप करते हैं। हमने सबसे पहले वो छोटा एक सेक्शन जो है ना वो खोला है, सबसे कम स्टूडेंट्स होते हैं इस सेक्शन के अंदर, उनको खोला है और पहली तक इंतज़ार करेंगे, यानी 12 दिन के अंदर हम देखेंगे कि स्कूल खोलने से क्या फ़र्क पड़ा है। और स्कूल भी बड़े स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो करने के लिए कहा है उनको कि फॉर एग्जांपल 50% स्टूडेंट्स एक दिन जाएंगे, 50% स्टूडेंट्स एक दिन जाएंगे, प्रॉपरली SOPs प्रैक्टिस करेंगे। स्कूल्स को हमने बड़े स्ट्रिक्ट नोटिस दिए हुए कि अगर आपने SOPs फॉलो नहीं किए तो हम आपके स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। वजह यह है कि देखा, सरकारी स्कूलों का जहाँ तक ताल्लुक था वो तो क्योंकि हुकूमत खुद उसका सारा बोझ बर्दाश्त करती है। जो प्राइवेट स्कूल थे वो बिल्कुल ही इस वक्त बिल्कुल पिस चुके थे, और सारे बड़े स्कूल नहीं हैं जिनके अंदर आपको पता है कि वो ये नेट का जो फैसिलिटीज़ हैं और बच्चे ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो छोटे स्कूल हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे थे और उनके पास ये नेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो ये खोले हैं। और पहली के बाद हमने ये सोचा है कि हम स्कूल खोलेंगे और 8 फरवरी को एक दोबारा असेसमेंट करेंगे। अल्लाह ताला खैर रखे, उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह फैलाव इस तरह नहीं होगा अगर SOPs प्रॉपर्ली प्रैक्टिस हो जाए।
तो डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जो तहकीकाती वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे पाकिस्तान में, वो किस हद तक कारआमद साबित हुए हैं? यानी वो चल रहे थे सितंबर से, अगर बात की जाए, बल्कि सितंबर से भी पहले से, तो 3 माह के अरसे के बाद रिजल्ट क्या निकले हैं? जी देखिए जी, मेरा ख्याल है वो बहुत ही अच्छा किया कि हमने उस वक़्त कोसाइन फार्मा के साथ ये मिल के और ये ट्रायल किए, जिसमें तकरीबन 28,000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल की गई। 28,000 लोगों को उसमें आधों को लगी है वैक्सीन, आधों को प्लेसिबो लगी है। उसके नताइज जो हैं वो इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर सब मुकम्मल हो जाएंगे, 28,000 बंदे। उसके बाद नताइज अगले 15 दिनों के बाद आने शुरू हो जाएंगे। हम देखना चाह रहे हैं इसकी एफिकेसी, ये इसकी तीसरा फेज़ है, यानी जो ट्रायल रन कर रहे थे उसका तीसरा फेज़ है। तो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पहले 2 फेजेस काफ़ी कामयाब रहे हैं, तीसरा भी सक्सेसफुल होगा। और उनके साथ जो हमारी तयशुदा बात है कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान, जहां उन्होंने ट्रायल रन किया, सबसे पहले हमें सप्लाई करेंगे। बाकी जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, बिल्कुल लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। कोवैक्स बेसिकली कोलैबोरेशन है गावी की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ये तय हुआ है कि हमारी 20% आबादी के लिए वो इस वक्त वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं। वैसे भी जो सबसे बड़ी दुनिया का EPI प्रोग्राम चल रहा होता है, ये इन्हीं के सपोर्ट से चल रहा होता है। उन्होंने कहा है कि 20% पॉपुलेशन के लिए वो हमें फ्री वैक्सीन भी सप्लाई करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कि $250 मिलियन डॉलर्स अलहदा गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं और वो नेगोशिएट इस वक्त कोई 7 कंपनियों से कर रही है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई वबा आती है तो मास्क महंगा हो जाता है, प्लाज्मा बिकना शुरू हो जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये ना हो कि वैक्सीन जब आए तो ये भी जिनको आप लगवाना चाहते हैं, हुकूमत फंडिंग भी करे, सारा कुछ करे, पता चले उनकी बजाय कि ब्लैक में बिक रही है और पैसे लेकर सरकार के मुलाजमिन भी बेच रहे हैं, दूसरे बेच रहे हैं। इसके लिए क्या सदेबाब किया है? मेरा ख्याल है राना साहब, आपको इस मरतबा तो पंजाब हुकूमत को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस आपको पता है कि विजिलेंस के साथ हमने दवाइयाँ, जो हमने इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत काम किया डॉक्टर साहब, पंजाब गवर्नमेंट का बहुत काम है, इसमें कोई दूसरी, लेकिन जहाँ पे ये चीजें हैं वो भी तो देखनी है ना। नहीं, पर मैं आपको ये बताने लगी हूँ, हम लोगों ने ये इसका बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हमारे हेल्थ वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लगना है। तकरीबन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की ऑलरेडी हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ गए हैं। हमारे अंदाजे में को तकरीबन 5 लाख लोग बनेंगे जिनको फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी है। उसके अलावा 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं और फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनकी बाकायदा लिस्टें बन रही हैं नादरा के शनाख्ती कार्डों के मुताबिक, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का। हमारे अंदाजे में को तकरीबन 30 लाख लोग ये भी बनते हैं। अगर मैं कोवैक्स की बात करूं तो जो वैक्सीन आनी है, अगर वो कहते हैं हमारी 20% आबादी को वो देंगे, तो तकरीबन 4.5 करोड़, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन इंशाल्लाह आएगी। इसके अलावा इस वक्त बातचीत, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आपने ये चीजें बताई हैं पहले भी। ब्लैक में इसको जाने से या ब्लैक में बिकने से या किसी और को लगाने के लिए रोकने से, जो आपका मसला आपने एक बना लिया ना शेड्यूल, इससे हट के अगर ये ब्लैक में जाती है तो उसको रोकने का तदारिक क्या है, तरीका क्या है, ये हम आप फिक्र ना करें। आप मुझे देखिए, मुझे एक बात बताइए, एक्टेम्बरा आया, उसके बाद रेमडेसिविर आया, हमने इतना स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर किया, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि जो सरकार के अस्पताल में टीका आए वहाँ से बाहर निकल सका हो। वी हैव इंश्योर्ड इट, ये बाकायदा उसके ऊपर प्रिंट करके एक एक वाइल का हिसाब लिया गया है। इसी तरह हमने बहुत स्ट्रिक्टली इस वक्त एक बाकायदा एपिक्स कमेटी बनी है, जिसको इस वक्त जो वैक्सीनेशन कमेटी है, जिसको हेड जो है हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, हमारे सारे सेक्रेटरी साथ हैं, इसमें IG पुलिस साहब हैं, फिर इसके अंदर बाकायदा एक मॉनिटरिंग की कमेटी बना दी गई है और ये रिपोर्ट करेगी टू कोरोना कमेटी जो चीफ मिनिस्टर की है। तो हमने बाकायदा पूरा इस वक्त ट्रेनिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स जो कमरे हैं वैक्सीन के लिए, वो सारे 189 यानी 199 कमरे जो हैं वो अस्पताल जो है उनमें तैयारी की गई है, जिसमें हमारे
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं। चले उम्मीद करते हैं कि ये जो मैकेनिज्म बनाया गया है इसमें ड्रैप भी जो है वो भी अपना बुनियादी किरदार अदा करेगी। तो डॉक्टर साहिबा, आपको पता है कि जब कोरोना वबा आई तो हमारे बेशतर इलाके ऐसे थे जहां ये समझाने में हमें 6 माह का अरसा लग गया कि कोरोना वबा भी कोई वबा है जो इफेक्ट कर सकती है। तो अब वैक्सीन के हवाले से प्रोपेगेंडा थीरीज जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, तो उसके खात्मे के लिए क्या फिर कोई आगाही मुहिम चलाएंगे? देखिए जी, मैंने तो जब से ये बात सुनी, कल एक प्रोग्राम में मुझे सवाल पूछा गया कि जी वैक्सीन आई और सुना है कि सारों ने ऊपर लगा लिए जिसमें आप भी शामिल हैं। मैं हंस पड़ी आगे से, मैंने कहा अब तो मैं सबसे आखिर में ही लगवाऊंगी जब लगेगी। सबसे बड़ी ये बात है कि देयर इज नो वैक्सीन विच हैज कम इन एट द मोमेंट। ट्रायल की वैक्सीन जो थी वो उसका तो आप पता ही नहीं है कि किसको वैक्सीन लगी और किसको प्लेसिबो लगा है, और जब आएगी तो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होगी और जो क्राइटेरिया आपको हमने बताया इस क्राइटेरिया से बिल्कुल बाहर नहीं इस चीज़ को जाने देंगे। जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक आया वो इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशंस शुरू हो गई हैं। अगर वो इंपोर्ट करेंगे और कोई खरीद के लेना चाहे तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी जो हुकूमत ने मंगानी है उसके अंदर तो इतनी हमने स्ट्रिक्ट किस्म की विजिलेंस रखी कि वी शुड हैव इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहां तक शऊर पैदा करने का ताल्लुक है, रोजाना एक नई कहानी हम सुनते हैं कि इस वैक्सीन से फलां होगा, इस वैक्सीन से। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये वैक्सीन है, वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमारी पूरी कोशिश, इसीलिए हम थोड़ा डिले करके जो अपनी ट्रायल है उस पर डिपेंडेंट हैं कि बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि यासर और मैं दोनों जो हैं वैक्सीन लगवा चुके हैं, यासर भी लगवा चुका है, मैं भी लगवा चुका हूं। आपके जो ट्रायल है उसमें हम लोग भी शामिल हैं। अब आपको पता नहीं है क्या? ये पता नहीं है कि किस लेकिन आपको ये नहीं पता आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी। ये नहीं हमें पता जी, हमने आप पे एतबार करके कर लिया जी। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो खुद आइसोलेशन में चले जाते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, कि सिर्फ वो इतना सोच के कि मुझे सिम्टम्स शो हो रहे हैं, अब वो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो उनके घर वालों के लिए भी तो कोई होनी चाहिए थी ना डॉक्यूमेंट्री वगैरह। देखिए नहीं, वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। वो तो बिल्कुल एक वो कहते हैं ना अनपढ़ों वाली बात है कि भाई अगर आपको सिम्टम्स आए हैं और हुकूमत जो है आपके लिए फ्री टेस्ट करने को तैयार है, आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को तैयार है, तो आपको ये सहूलत हुकूमत से लेनी चाहिए। और फ़ोन करने की ज़रूरत होती है, लोग घर जाके टेस्ट करते हैं, हमारे लोग जो हैं वो घर जाके टेस्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। दे शुड एक्चुअली डू दैट। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमने आगाही मुहिम भी शुरू की, सारी यूनियन काउंसिल्स के अंदर बाकायदा लोगों को पैम्फलेट्स भी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बताने को तैयार ही नहीं होते, और पढ़े लिखे लोग हैं। दुख इस बात का होता है, समझदार और पढ़े लिखे लोग ये बात छुपाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट नहीं करवाने को तैयार होते। चलते हैं, क्योंकि आप खाली सेहत का शोबा नहीं, आप एक बड़ी सियासी वर्कर भी हैं और आप मियां नवाज शरीफ के हल्के से इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन आप तगड़ा ही लड़ती हैं। तो आने वाले दिन जो है ना, फरवरी का महीना, वो अपोजिशन का तो कहना है कि बड़ा मुश्किल महीना है और किसी सूरत में यह हुकूमत नहीं रहेगी, बड़ी चाह रहे हैं। और अब तो जलसों का शेड्यूल नया भी आ गया जिसमें ज़्यादा जलसे पंजाब में हो रहे हैं। तो कोरोना भी, जलसे भी, और आपको सियासी मुखालफत का सामना भी, तो किस तरह निपटेंगे? ना गुड गवर्नेंस है, ना चीज़ें सस्ती हुई, ना दीगर मामला हुए, तो किस तरह मुकाबला करेंगे? सेनेट का इलेक्शन भी आ गया। देखिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ राना साहब। सबसे बड़ी ये बात है कि हमेशा याद रखिए, लोग करप्शन के खिलाफ तो निकल सकते हैं, करप्शन को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं निकलेगा। आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल PDM का जलसा जो लाहौर के अंदर हुआ। लाहौर नून लीग का गढ़ था की मैं बात कर रही हूँ। जहां उन्होंने जलसा किया वो इलाका था जो जलसे में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जहां नवाज शरीफ खड़ा होता था। आपको पता है ना कि नवाज शरीफ का जो हल्का है वो मीनार पाकिस्तान के साथ है, और 11 पार्टियों ने मिल के 18,000 बंदा इकट्ठा, मैं 18,000 जब कहती हूँ तो मुझे बाकी नाराज होते हैं कि इससे कम थे, 18,000 बंदे इकट्ठे किए। आप मुझे ये बताइए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाए एनार्की फैलाने के और ये खपरौला डालने के, अपनी बचाव करने के लिए। वजह ये है कि इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने ये एनार्की पैदा करना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं, आपके वज़रा भी कहते हैं। मरियम साहिबा बेल पे आई हुई हैं, जब आपको नजर आता है वो ये सब कुछ करने जा रही हैं और सारा बेड़ा गर्क कर रही हैं, बकौल आपकी हुकूमत के तर्जमान है वो भी कहते हैं, और आप भी ये कह रही हैं कि अनार्की। तो फिर उनकी बेल के खिलाफ अभी तक आप क्यों नहीं जा रहे?
अब हुकूमत है, रियासत है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो होम डिपार्टमेंट ही और जवाब दे सकेंगे और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ही जवाब दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मेरा ख्याल है इनकी मेरे लिए तो कोई अहमियत नहीं है। वजह ये है, आप सर्वाइवल की जंग देखिए ना क्या है। इस वक्त नून लीग के पास कहीं हुकूमत नहीं है। देखिए ना, हुकूमत नहीं है ना, और बेचारों को सारी जिंदगी हुकूमतों में रह के और वो हुक्मरान खानदान की आदत रहने की वजह से अब वो हुक्मरानी क्योंकि मिल नहीं रही तो डेस्परेट हुए में। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अहमियत तो है ना। अब आप सेहत के शोबे से भी वाबस्ता हैं, तो ये गैदरिंग करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं और फिर ये इंदिया भी देते हैं कि हम बहुत से दिनों तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अवाम पे असरअंदाज तो होते हैं ये। देखिए, अवाम मेरा ख्याल है सवाल तंग होने के जितनी असरअंदाज होती है, असर तो आप पे तब हो ना कि अगर आप वाकई समझते हो कि जो उनका नैरेटिव है उसमें कुछ सच्चाई है। ये कहते हैं कि जी हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई इलेक्शन के अंदर। अच्छा भाई, अगर आपके साथ इलेक्शन के अंदर ज्यादती हुई तो पहले ये बताइए कितनी पिटिशन जमा करवाई हैं आपने। मैं तो अपने मेरे साथ जाती हुई थी तो मैंने एक इलेक्शन में 32 पिटिशन जमा करवाई थी। इनमें से कोई तो बोले कि इन्होंने इलेक्शन एक तो ये बताएं, आपके सियासी हरीफ हैं, आपके सियासी हरीफ हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके हल्के में आप इलेक्शन लड़ती हैं, उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से कोई नई रिपोर्ट्स आपके पास आई? और दूसरा, आप आज भी अपने मौका पे डटी हैं कि जब वो बाहर गए तो उनकी तबीयत वाकई ख़राब थी, लेकिन आपके वफाकी वज़रा आज भी ये बात कहते हैं कि वो ड्रामा करके गए। तो क्या आज भी आप अपने मौका पर कायम है और इस वक्त उनकी जो सूरत हाल है, कोई इतला आई है आपको? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, हमें तो मार्च के बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं आई और तभी ही वॉज डिक्लेयर्ड एज एन एब्सकॉन्डर, यानी उनको मफरूर करार दिया गया, उनकी बेल कैंसिल हुई। और मैंने तो बड़ी हमदर्दी की बात तब भी की कि उनके मालिज को टेलीफोन किया जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में कि मेहरबानी करके तुम रिपोर्टें भिजवा दो अगर आप बेल में तोसी चाहते हैं। वजह ये थी कि जब ये आए थे तो इनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो था, उसका इलाज हमने शुरू कर दिया था। असल तो ये दिल के इलाज के लिए गए। जब ये अपने दिल के इलाज के लिए गए तो मेरा ख्याल है दिल का इलाज जब गए तब वाकई बीमार, वहां ठंडी हवाएं और एवनफील्ड अपार्टमेंट बैठे। देखिए जी, मकसद ये है कि ही हैज बीन अ सिक मैन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। दिल की तकलीफ तो उनको शुरू से है। 2003 में ऑपरेशन हुआ, फिर 2015 के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनका ऑपरेशन हुआ, और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि ही इज डायबिटिक, हाइपरटेंसिव है, सबको चाहिए तो प्रॉब्लम कोमोर्बिडिटी साथ। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कि उनका यहाँ पे दिल लगता नहीं था और वहां पे दिल लग गया और ठीक हो गए। मुझे लगता है कि उनका इवन फिट में दिल लग गया और वहां पे ठीक हो गया। देखिए ना, आप मुझे ये बताइए राणा साहब, यहाँ तो वो जेल में थे, वहाँ वो एवनफील्ड अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ठंडी हवा खा रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, दुनिया जहाँ की खातिर तवाज़ा उनकी वहाँ हो रही है, तो उनको कौन सी जगह अच्छी लगेगी? हमारी जेल अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगेगी? ये भी बता दें डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, ये बता दें क्या हार्ट के पेशेंट को पिज़्ज़ा खा लेना चाहिए ताकि हम भी खा लें? मकसद ये है कि मैं उनके खाने पीने पे क्या तनकीद कर सकती हूँ। दुख मुझे एक बात का जरूर होता है कि लीडर तो आप पाकिस्तान के हैं और आप कहते हैं कि जी मुझसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, तो जब सजाएं भुगतनी होती हैं तो भाग क्यों जाते हैं? आप सजा भी भुगता करें ना। आपने एक काम किया, पनामा की वजह से हमारी दुनिया में बदनामी हुई और मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ गई कि इन्होंने गलत अपने असासे के बारे में बताया। आपको याद है मेरे साथ जुल्फिकार खोसा साहब भी मेरे साथ खड़े होते थे, पीपल पार्टी ने भी इन पे केस किया हुआ था और हमने वहाँ इलेक्शन कमीशन में जाके पिटीशन जमा कराई थी, दायर कराई थी कि इन्होंने गलत काम किया हुआ है। नहीं, अगर आपकी सियासत अपने मुल्क के लिए है, अगर आपने इक्तदार इस मुल्क में रह के इक्तदार में आना है तो फिर सजाएं भी इस मुल्क में भुगतनी चाहिए, केसेस का सामना भी यहीं पे करना चाहिए। आबो हवा की तब्दीली की वजह से आप कहीं पे और सेट ना हो तो आपके भी सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर है और अवाम से किए गए वादों का भी समर वही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, MKM पाकिस्तान का शुमारी के हवाले से मौक़िफ़, माजी में क्या था और अब क्या रहेगा और आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत पर वो क्या दबाव डालेंगे या कंप्रोमाइज की पोजीशन पर रहेंगे, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मर्दमशुमारी आजकल एक हॉट इशू है। इसी हवाले से PSP और जमात इस्लामी ने भी कराची में रैलियां निकाली।
ये मौक़िफ़ काबीना इजलास में अपनाया गया MQM पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। सबसे पहले जो रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही उसकी मंजूरी हुई वो MQM पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए थे। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से MQM पाकिस्तान को मरदमशुमारी के हवाले से क्या यकीन दहानी करवाई गई है कि कब तक मरदमशुमारी हो जाएगी, और जब तक मरदमशुमारी नहीं होती तो क्या MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का मरदमशुमारी के हवाले से उनके मौक़िफ़ का साथ देगी? इसी पर बात करने के लिए हमें MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, आपकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया, बेशतर लोगों ने बातें भी की, उन्होंने ये भी कहा मगर मच के आंसू बहा रहे हैं आप लोग, लेकिन आप उस पर कायम रहे। वफाकी हुकूमत के सामने वो मुद्दा बार बार उठाते रहे हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत 2023 में ही जाके दोबारा से मरदमशुमारी करवाती है तो फिर MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये मरदमशुमारी का जब आगाज हो रहा था ना, जितनी पार्टियां जो तबले बजा रही हैं उन्हें तो पता भी नहीं था। हम तो उस वक्त जनवरी 2017 में ही अदालत चले गए थे। जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा था हमने इस प्रोसेस के ऊपर ही अपना अदम इत्मीनान जाहिर कर दिया था, और ये पिटीशन जब की पिटीशन इल्तिवा का शिकार है। और उसके बाद जब हम वफाकी हुकूमत गए तो हमने पॉइंट नंबर 1 बना लिया अपने इत्तेहाद का कि भाई सेंसस की 5% काबीना से जो मंजूरी हुई उस पर अमल दरामद कराया जाए। अब इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि बेसिकली सेंसस है तो CCI का सब्जेक्ट आइन के आर्टिकल 157 के तहत, लेकिन इसके बावजूद काबीना ने उसको रेकमेंड करके भेजा है, तो काबीना ने भी कोई फैसला नहीं किया। जिस पे हमारी नाराजगी थी कि काबीना कम अज कम कोई हतमी राय दे देती कि 5% करना है, 2021 से पहले करना है या लोकसभा के इलेक्शन से पहले करना है। ये हमारी नाराजगी अपने इत्तेहादियों के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ थी। अब मसला क्योंकि CCI में आ गया है, तो अब CCI में सिंध के वजीर आला ये मौक़िफ़ इख्तियार तो करेंगे, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि उनका मौक़िफ़ पर्टिकुलर कराची के लिए नहीं होगा, बल्कि अमूमन पूरे सूबे के होगा, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर कि जिस तरह आदादो शुमार और सबूत दिए हैं, तो बहसियत मजमूई तौर पर पूरे सूबे में ज्यादती कराची हैदराबाद के साथ ही हुई है। उमरकोट में तो आबादी 300% बढ़ गई है, शहर में आबादी 150% बढ़ गई है, और कराची में कई 100% कम हो गई है। तो अगर ये वफाकी हुकूमत का भी इसमें फायदा था कि अगर कराची की आबादी सही गिनती जाती तो सीटों की जो बंदर बांट है, खासतौर पे जो 168 का ऐवान का है और जो कौमी असेंबली का ऐवान है, उसका तवाज़ुन ही बिल्कुल तब्दील होता था और सिंध के शहरी इलाकों से क़यादत मुंतखब होती लीडर ऑफ द हाउस की सूरत में। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी तमाम आईनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ख्वाजा साहब, एक बात तो बताइएगा, MQM ने हमेशा स्टैंड लिया बहुत से मामलात पे, और लेकिन इस वक्त तो लगता है कि MQM जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज कर रही है। आपके साथ जो वादे किए गए वो वफा ना हुए, आपके साथ जो कहा गया कि कराची का पैकेज वो नहीं हुआ, हैदराबाद पे वो काम नहीं हो सका, इसके मरदमशुमारी के हवाले से जो वादे किए कि वो पूरे नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जो MQM है वो कंप्रोमाइज करती जा रही। क्या वजूहात है? कोई MQM पर कोई दबाव है, किसी और तरफ से दबाव है, या MQM अभी हुकूमत पर प्रेशर डालना नहीं चाहती? देखिए, हम पर दबाव तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और दबाव ये है कि बाकी तो असल जो आप कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं वो तो मीडियम की सूरत में सामने आया। कॉम्प्रोमाइज तो इसको कहते हैं कि जहां जाती मफादात हों, गोले गंडे वाले छोले वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हों, और इस तरीके से जब जायदादों पे करप्शन के जो इल्जाम लगे हों और जायदादें जो है ना वो बिल्कुल स्टेज पर हों, तो देखिए कॉम्प्रोमाइज तो वहां हुआ है। जो सड़कों पे एक दूसरे को घसीट रहे थे वो आज एक दूसरे के बगलगीर होके शेर व शक्कर में है। हमारा मसला क्या है? हमारे पास पीपल्स पार्टी तो ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास PMLN भी ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन तो एग्जॉस्ट हो चुके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है?
हमारे पास तहरीक इंसाफ का ऑप्शन था और तहरीक इंसाफ के बाद क्या ऑप्शन है, उनके बाद भी हमारी 7 सीटों का ऑप्शन है जिसके ऊपर हमारी वजारत उज़्मा कायम है। तो इस वक्त दोनों जमातें एक दूसरे के लिए लाजिम और मंजूम हैं, ये कंप्रोमाइज नहीं है, ये लाजमी है। यानी आपके नजदीक ऑप्शन ही सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसलिए आप उसके साथ खड़े हैं। ख्वाजा साहब, जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बारहा तनकीद की है आपकी कंप्रोमाइजेशन की पोजीशन पे, दूसरा उनका यह कहना है कि कराची के मसाइल का हल जो है वो अब किसी के पास नहीं है सिवाय पीएसपी के। उनका यह भी कहना है एमकेएम शहरी हुकूमत में रही लेकिन डिलीवर नहीं कर पाई, पीटीआई है वो भी डिलीवर नहीं कर पाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी डिलीवर नहीं कर पाई। तो फिर आपकी नजर में कराची के मसाइल का हल किसके हाथ में है? अरे उनकी तो बात रहने ही दें आप। 32 साल में जितने अच्छे काम किए एमकेएम में वो उन्होंने किए, बाकी पूरी एमकेएम जो है ना उनके मुताबिक दुश्मन रही है। यानी जितने अच्छे काम 32 साल में वो सारे उनके खाते में, और अब इसके बाद जो एमकेएम बची है वो सारी की सारी दुश्मन है उनके मुताबिक। और बाकी रहा भाई, तो वो जाते ना अदालत, क्यों वापस ले ली इन्होंने पिटीशन मर्दमशुमारी की? उनको किसने रोका था अदालतों में जाने आइन के 140A के लिए? उनको किसने रोका था लोकल गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए? उनको किसने रोका था सिंध में जाली डोमिसाइल की भर्तियों के अंदर पिटीशन दाखिल ना करें? किसी ने रोका उनको? उनको तो सिर्फ जो है ना टेलीविजन पर आकर सिवाय एमकेएम से शुरू होकर एमकेएम पर खत्म होना, उनका मकसद ही है कि एमकेएम कमजोर होगी तो कुछ उनके हिस्से में दाल बटेगी उनके हिस्से में। तो उनकी बात छोड़ें, उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना उन्होंने कोई अवामी स्टैंड लिया है। अभी उन्होंने देखे ना कि रैली रूली निकाली कि पता नहीं किधर गई, किधर से निकली, किधर घुस गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो बहरहाल एमकेएम उसूल पे खड़ी है, एमकेएम हुकूमत में मौजूद है। यही वजह है कि 5 साल बदतरीन ऑपरेशन भुगत कर आज अगर हमने अपने कारकुनान को एक रिलीव किया है तो वो एमकेएम की वजह से है ना। आज एमकेएम ख्वाजा साहब 4 से 5 वज़रा का तल्लक इस वक्त कराची से है, उसके बावजूद कराची की सूरत हाल संभल नहीं रही, कराची में तरक्याती काम नजर नहीं आ रहे। एक शहर में इतने वज़रा हों, तगड़े वज़रा हों, उसके बाद भी हालात दुरुस्त ना हो, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर इतने ही वज़रा सिंध काबीना भी कराची से ही है, अफसोस के साथ। मसला तो सारा ये है कि वजीर किसी भी जमात का, किसी भी काबीना का कराची से हो, दुख जितना एमकेएम को होता है ना, जितना ओन एमकेएम करती है, जितना ओन मसाइल को एमकेएम समझती है, वो कोई और वजीर समझ ही नहीं सकता। आप देख लें विफाकी काबीना की बात दुरुस्त है, आपके 5-5 वजीर हैं, उनके अपने हलकों के अंदर कोई काम को नहीं करवा सक रहे, फेडरल गवर्नमेंट से अपने वज़रा के हैसियत से फंड ला नहीं सक रहे, और जो सूबाई काबीना में वजीर है उन्होंने तो कसम खाई है कराची में काम ना करने की। वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बेचारे उसको सड़कों के ठेके दे दिए हैं, जो जगह जगह सड़कें कंप्लीट कराकर वो तस्वीरें डालता रहता है। तो सड़कें अच्छा है, कमीशन है। चले ख्वाजा साहब, अगर सूबाई वज़रा नहीं करवाते तो उनका मलबा तो हम सिंध हुकूमत पे डाल सकते हैं, अगर वफाकी वज़रा नहीं करवा रहे तो उसका मलबा किस पे डालें? राज वफाकी हुकूमत पे डालेंगे, बराह रास्त उन वफाकी वज़रा पे डालेंगे, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी तो है ना। तो क्या आप उनके इत्तेहादी नहीं है? नहीं, इत्तेहादी है तो फिर सारा गुना इत्तेहादी पे डाल दे। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि 7 सीटों के ऊपर वजारत उज़्मा है और पीटीआई और एमकेएम लाजिम मलजूम है, और एमकेएम के पास से नशिस्तें कम करने के बावजूद मुझे खुशी है कि कराची का जिम्मेदार और कराची का असल मदावा रखने वाली जमात को आप भी एमकेएम नहीं समझते हैं, आप भी किसी और से तवक्को नहीं करते, आप भी अगर इल्जाम ये कठेरे में खड़ा करते हैं एमकेएम करते हैं, हमें इसकी खुशी है। ख्वाजा साहब, पीडीएम के मुतल्लिक आपने एक इंशाफ किया था कि पीडीएम जो है वो एक मजाक बन जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है इजलास हुआ, उसमें बिलावल जरदारी साहब नहीं गए और कल एहतजाज में भी नहीं जा रहे, तो आप क्या समझते हैं इनके अंदर लिफ्ट शुरू हो गई है, बिलावल को जो चाहिए था वो मिल गया है, या मौलाना जो है वो जल्द अकेले होने वाले, क्या नजर आ रहा है? मैं बड़े वसूख से आपसे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी विकटों के दोनों तरफ खेल रही है, और पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंध हुकूमत और अपनी वजारत का मतलब है, ना उन्हें PMLN से कोई गर्ज है, ना उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से कोई गर्ज है। और इस पूरे मामले में आप देखिएगा आगे चलकर सिर्फ PMLN रह जाएगी, मौलाना साहब भी घर जाएंगे और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में ही हंसी खुशी रहने लगी।
ख्वाजा साहब, एक आखिरी सवाल। 2.5 साल आपसे वादे किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से वफा नहीं हुए, तो अगले 2.5 साल क्या आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वफा हो जाएंगे? नहीं, अगले 2.5 साल नहीं है तो हम जून बजट तक देखेंगे थोड़ा और। इस जून बजट तक अब कुछ ये वादे कर सकते हैं, कुछ हमारी विफाकी काबीना सीखने, समझने और डिलीवर करने की पोजीशन में है, क्योंकि पिछले 2.5 साल का बोझ तो बहुत उठा चुके हैं, जिसमें महंगाई है, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, स्टील मिल के मामला है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जून के बजट तक आप वफाकी हुकूमत के साथ रहने या अलहदा होने का फैसला करेंगे? मेरा ख्याल है हमारी पार्टी के अंदर बहुत तेजी से मशावरत और तब्दीली भी फैल गई है और बहुत ज्यादा दबाव है, और अगर जून के बजट में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती तो हमें कारकुनान की तरफ से, जिम्मेदारान की तरफ से मुसलसल ये दबाव है कि फिर हम ये विफाकी हुकूमत में जो बैठे हैं, तो जो पिछली बार हम 5 साल बगैर विफाक और बगैर सूबाई हुकूमत के अंदर तकलीफ से गुजारे थे, तो फिर मजीद भी तकलीफ उठाई जा सकती है। इतनी बर्दाश्त मुमकिन में है। मजीद तकलीफ उठाई जा सकती है, लेकिन बजट तक इंतजार करेंगे क्योंकि अपने कारकुनान का दबाव भी है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त दिया। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।